बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? जनाब कल का लेक्चर हम सवाल कर रहे थे ऑटम 2019 की अटैम्प्ट का, लेकिन वो कल टाइम ज़रा कम हो गया जिसकी वजह से क्वेश्चन पूरी तरह डिस्कस नहीं हो सका आखिर पे। तो मैंने आज इसको वहीं से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ जहाँ से कल हमने बात ख़त्म की, ताकि ये सवाल जो है ये पूरा अच्छी तरह ज़रा डिस्कस हो जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, क्योंकि पेरेंट एसोसिएट सब्सिडरी तीनों हैं इसमें और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस भी हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रा एक थोड़ा सा और टाइम इस पे लगाया जाए और वहीं से शुरू किया जाए ताकि बात जो है वो सारी क्लियर हो जाए। एक दफ़ा दोबारा सवाल को देख लें, अगर आप पिछली वीडियो अगर आपने अभी देखी हो रिसेंटली और अब आप दोबारा देख रहे हैं, तो अब तक की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया और सब्सिडरी पूरा साल सब्सिडरी रही पेरेंट की और एसोसिएट को कुछ साल पहले का एक्वायर कर रखा। ठीक, अब तक हमारी बात हो चुकी थी कि पेरेंट की सेल प्लस सब्सिडरी की सेल माइनस 506 जो है इट शोज कि जनाब इंट्रा ग्रुप सेल है। ये कल तक हमारी बात हो चुकी। अगर आप इसको देखें, अगर आप पिछली वीडियो कुछ दिन पहले देखी है और आज आप देख रहे हैं, तो 506 जो है ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया एंड दैट इज इंट्रा ग्रुप सेल। तो हमें पता है जी इंट्रा ग्रुप सेल्स जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक, दैट इज 506 और इंट्रा ग्रुप सेल और इधर से भी 506 इट इज गोइंग टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑन द बोथ साइड। 506 जो कि पेरेंट्स एसएल ने जीएल को जो है वो सेल की, तो ये तो 506 आ गया जी इंट्रा ग्रुप सेल्स। और इंट्रा ग्रुप सेल्स जो है वो हमने कर दी है माइनस, जस्ट डिडक्टेड पहली एडजस्टमेंट जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे 506। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद हमारी ये बात हो चुकी थी कि जनाब ये जो आपको 138 डिवाइड बाय 115 इंटू 15 नजर आ रहा है, दैट इज द यूआरपी। ये वो इन्वेंट्री है जो सब्सिडरी ने पेरेंट को जब बेची तो ये अभी पड़ी है 138 और इस पर जो मार्कअप है वो 15% है, तो हमने वो निकाला और 18 हमारे पास आ गया है। यूआरपी 18, इसकी एंट्री हमने कर दी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट ग्रुप इन्वेंट्री क्रेडिट। और मैं आपको बता रहा था कि चूंकि हम एसएफपी बना नहीं रहे तो ग्रुप इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं कर रहे, अगर हम बना रहे होते तो हम बैलेंस शीट में ग्रुप इन्वेंट्री को फौरन क्रेडिट भी कर देते। इसी तरह जनाब ये है, ये एसोसिएट के साथ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है और इसमें पेरेंट जो है वो सब्सिडरी एसोसिएट को बेच रही है। तो मैंने आपको समझाया था इट्स अ डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन, तो बट यूआरपी इज देयर द सेम डिवाइडेड बाय 115 इंटू 15 और 35% से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है जितना हमारा शेयर बनता है एसोसिएट में, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाता है 3.15। so that is the URP is 3.15, so 18 and 3.15, so 1550 माइनस जमा 1150 माइनस 506, तो ये आ गई URP। इसके बाद जो हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, अगर आप देखें इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाए तो पहली है 20 जमा 20, ये क्या है? ये है जी एक्विजिशन एक्सपेंसेस। वो आपको बताता है जनाब कि जब हमने पेरेंट सब्सिडरी एक्वायर की तो उस पर 20 के एक्विजिशन एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में शामिल थे, तो हमने यहाँ से इसको माइनस कर दिया यानी कि क्रेडिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। ठीक, फिर ये 40 जो है दैट इज कंटिजेंट लायबिलिटी का रिवर्सल है सब्सिडरी के, हमने 60 का लिया और उसको हमने रिवर्स कर दिया, ये वाली इसको हमने रिवर्स किया 40 से और ये हमारे पास आ गया जनाब -40 रिवर्सल है इसका कंटिजेंट लायबिलिटी का तो 40। तो ये यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है इससे कम कर दिए चूंकि लायबिलिटी में डिडक्शन है। इसके बाद 30 दैट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर था इसकी फेयर वैल्यू हमने 150 से इसको इंक्रीज किया, इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल थी, तो ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। एंट्री हमने कर दी ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट और सॉफ्टवेयर क्रेडिट। ठीक हो गया जी। फिर 350 जमा 180 और ये जो 9 है ये इंट्रा ग्रुप बैलेंस है, चूंकि पेरेंट कंपनी ने जो है वो सब्सिडरी को लोन दे रखा है 150 मिलियन का और 1 जनवरी को लोन दिया 12% पे और 6 माह का इस पे इंटरेस्ट बना। ठीक,
तो वो पेरेंट की इनकम में शामिल है और सब्सिडरी के एक्सपेंस में शामिल है। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया और यहाँ भी हमने इस 9 को माइनस कर दिया। ये दोनों 9 जो है ये इंट्रा ग्रुप बैलेंस हैव बीन डिडक्टेड। इसके बाद आप 0.3822 ये क्या है, दैट इज जब हमने गुडविल कल निकाली, तो जब हमने गुडविल निकाली तो ये नेगेटिव गुडविल आ गई। और नेगेटिव गुडविल के बारे में हमारे पास जो रूल है वो क्या है कि दैट इट शुड बी रिकग्नाइज्ड एज एन इनकम इमीडिएटली। तो हमने जनाब अदर इनकम्स में इसको ऐड कर दी। ठीक, तो ये अब तक की स्टोरी है। और ये जो है 85.44 ये क्या है, दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ द डेफर्ड कंसिडरेशन। और चूंकि हमने जब सब्सिडी एक्वायर की तो पेरेंट उन्हें कहा जी 1,000 मिलियन 3 साल बाद भी मिलेगा, वो 1 मिलियन हम आपको देंगे आफ्टर 3 years। तो चूंकि 3 साल के बाद था, डेफर्ड कंसिडरेशन थी, तो हमने पढ़ा इट शुड बी मेजर्ड एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू ले ली तो 1 साल बाद उसको अनवाइंड किया तो 711 का 12% लिया और वो आ गया 85.44 एंड दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ द डेफर्ड कंसिडरेशन। इसके बाद जनाब दैट इज 35, ये क्वेश्चन में लिखा है कि जनाब सब्सिडरी नॉर्मली कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है लेकिन पेरेंट जो है वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे चलती है। GL एंड BL फॉलो रीवैल्यूएशन मॉडल, फिर SL जो है वो कॉस्ट मॉडल पे चल रही है। और अगर उसको भी रीवैल्यूएशन मॉडल लिया जाए तो 35 मिलियन की गेन आती है रीवैल्यूएशन, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। इसका मतलब है रीवैल्यूएशन की एंट्री हुई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 35 आ गया। और एसोसिएट की भी रीवैल्यूएशन है 20 की, उसका शेयर आपके पास आ गया 0.35। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, इस पे एक्चुअली हम बात कर रहे थे, शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट एंड द अदर वन इज द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू NCI and that is the story here on total comprehensive income attributable to NCI। तो चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रॉफिट है, तो हमने इस प्रॉफिट की ये ग्रुप प्रॉफिट आ गया और ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई। तो हमने इन दोनों की जो स्प्लिटिंग है वो यहाँ पे बतानी है कि कितना NCI को है और कितना पेरेंट पे जाता है प्रॉफिट, और कितनी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो पेरेंट को एट्रीब्यूटेबल और कितनी NCI को जाती है। इससे पहले what we'd like to calculate the share of associate profit। ठीक, तो इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट थी कि जनाब आपने बी रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर भी आपने कैलकुलेट करनी है। तो आपने कहा जनाब इट इज गोइंग टू बी कि जनाब पहले एसोसिएट की प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, ठीक, और साथ में हमारा बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर भी पूरा हो जाएगा। ठीक, तो शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, तो अगर आप देखें सबसे पहले यहीं पर हम लिखें शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक हो गया जनाब। अब अगर आप देखें क्वेश्चन डाटा देखें तो उसने डायरेक्टली प्रॉफिट बताया नहीं हुआ, डिडंट टेल यू द प्रॉफिट। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जब आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर जब आपने सब एसोसिएट एक्वायर किया व्हेन यू एक्वायर इट, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में वो लिखता है कि जनाब जब आपने एसोसिएट एक्वायर किया उस वक्त इसके प्रॉफिट थे 1800, और आज रिपोर्टिंग डेट पे अगर आप देखें तो रिटेन्ड अर्निंग जहां पर लिखा है इन्वेस्टमेंट इन BL एट कॉस्ट, उसके बाद लिखा है इन्वेस्ट रिटेन्ड अर्निंग एट 30 जून। तीनों कंपनीज की रिटेन्ड अर्निंग बता रहा है वो 30 जून को 8,000, 3,500 और 2,200, यानी कि 30 जून 2019 को इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स है कितने की, 2200 की। और जब हमने इसको एक्वायर किया था तब इसकी रिटेन्ड अर्निंग थी 1800 की। इसका मतलब है ये प्री एक्ट है और ये टोटल है, इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाती। अब जब आपके पास ये पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगे, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द ग्रुप शेयर एंड दैट इज 0.35। तो जब आप इसका 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 140। तो ये आ गया जनाब आपके रिटेन्ड अर्निंग्स में। इसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं कि जनाब रीवैल्यूएशन हुई, तो रीवैल्यूएशन में भी ग्रुप का शेयर बनता है जनाब। कितना बनता है रीवैल्यूएशन के अंदर, इन OCI शेयर्स इन OCI, तो ये बन गया जनाब टोटल रीवैल्यूएशन हुई 30-20 की,
और उसका भी 0.35 ले लें। अगर आप इसका भी 0.35 ले लें तो ये आता है 7। अब देखिए इसकी एंट्री क्या हुई है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट टू प्रॉफिट एंड कंसोलिडेटेड पी एंड एल विद 140। इसकी क्या हुई है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट टू ओसीआई रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट विद 7। अब आप देखें यहां पे आ जाए तो शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ एसोसिएट कितना आ गया जनाब तो हम कहते हैं जी ये आ गया टोटल, हमने इसका परसेंटेज लिया दैट इज 100 एंड इट इज गोइंग टू बी 140 इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ द एसोसिएट। ठीक हो गया जनाब 140 तो हमारे पास आ गया जी 140। अब हमें पता है जनाब ये 140 जो है इसमें यूआरपी भी है जो एसोसिएट के साथ है, दैट इज 3.15 जो हमने ऊपर से एडजस्ट कर लिए हुआ है, दैट इज 3.15 इज द प्रॉफिट, 3.15 ऑलमोस्ट। ठीक हो गया जनाब, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं जनाब, ये कितना बनता है जनाब, सिंपली हमारे पास है जनाब तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एज दिस, तो यहाँ पर 140 जब हम ले रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जब हमने इसको सब्सिडरी एसोसिएट को एक्वायर किया था बैक इन 1 जनवरी 2017 और हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं 2019 का, तो ये सारे सालों के प्रॉफिट्स आ जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट अगर हमने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट जो वहाँ पे बैलेंस शीट में, तो फ्रॉम एक्विजिशन अप टू द रिपोर्टिंग डेट है, क्योंकि हमने इसको साल के शुरू में एक्वायर नहीं किया। तो प्रॉफिट शेयर जब आप कैलकुलेट करेंगे एसोसिएट का तो उसके लिए उसने उसकी सेल्स बताई हैं, कितनी सेल्स हैं जनाब, तो हम कहते हैं जी बनती हैं कोई 1000 की सेल है, इसकी 1000 की सेल है, माइनस कर दे इसमें से 590। फिर जनाब इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 288, इसको भी माइनस कर दे। फिर अदर इनकम्स है 50 की, ऐड कर दे जमा 50, फिर माइनस कर दें जनाब 35। तो ये आपके पास इसका प्रॉफिट आ जाएगा, टैक्स पैट आ जाएगा। और ये कितना आ गया जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब कोई 1000 माइनस 590 माइनस 288 जमा 50 माइनस 35, सो दैट इज 137, 137, 137 इसका प्रॉफिट है, जिसमें से आपका बनता है 0.35 इंटू 0.35, ये बन गया 47.95। सो 137 इंटू 0.35, ठीक, 137 इसका प्रॉफिट है और इसका 35% है। इसमें से हमें पता है कि देयर इज अ यूआरपी एंड दैट इज 3.15, सो माइनस 3.15, ये माइनस कर दे, सो माइनस, तो इस दफा का शेयर बनता है 44 दैट इज गोइंग टू बी 8, 44.8 नेट प्रॉफिट शेयर बनता है इसका। ठीक, तो 137 और 3.15, वैसे हम यहाँ पर ऊपर से ऑलरेडी जो है वो माइनस कर चुके हैं। ठीक, तो हमारे पास आपस में ऑफसेट हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 137.35 47.95, 47.95, दैट इज द प्रॉफिट शेयर। सो 47.95 जो है वो हमारे पास इस साल के प्रॉफिट शेयर का जो बनता है, दैट इज इनकम फ्रॉम एसोसिएट, दैट इज द वर्किंग 135.3.35।
और ये हमने 137 फॉर द ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट किया और इसका 35% ले लिया, ठीक। एंड वी नो दैट दैट इज अ सेलर इज द एसोसिएट, तो हम उसके प्रॉफिट्स को भी चार्ज करेंगे, लेकिन हमने ग्रुप प्रॉफिट जो है उसको ऑलरेडी चूंकि चार्ज कर लिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसमें से ये नेचुरली डिडक्ट हो रहा है, तो 47.95 लेंगे तो फिर 3.15 हमने वहां पे उसको चार्ज कर दिया, तो अगर हम यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो वो 2 दफा हो जाएगा, सो जस्ट हैव इट हियर 47.95 इज द इनकम फ्रॉम एसोसिएट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। इसके बाद जनाब अगर आप इसको टोटल करते जाएं तो हमारे पास क्या बनता है जनाब, 1550 जमा 1150 सो 2215.15, सो बड़ा 2215 और इसके बाद इसको टोटल कर लें जनाब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर हम टोटल कर लें तो ये बनता है जनाब, लेट्स सपोज इट इज गोइंग टू बी 1340 इज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर इनकम्स का अगर आप टोटल कर लें तो अदर इनकम्स का टोटल बनता है 959.22 और फाइनेंस कॉस्ट का टोटल कर लें तो ये बनता है जनाब 226.44 और इनकम फ्रॉम एसोसिएट आ गया। अब अगर आप इसको टोटल कर लें तो ये आ जाएगा जी ग्रुप प्रॉफिट फॉर द ईयर, सो ग्रुप प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1828 minus 1340 plus 959.22 minus 226.44 plus 47.95, so it will comes up 1269.58 is the operating profit, is the net profit for the group profit for the year is 1269.58। इसके बाद जनाब आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस है 60 जमा 35, ये बन गया जनाब 95 और 20 इंटू 35 इस बन गया 7, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो आपकी बन जाती है 1371.58, 1371.58, this plus this plus this 1371.58, so that is it is going to be the total comprehensive income group की, ठीक। अब हमने क्या करना है, then we have to split between the parent and NCI and parent and NCI the total comprehensive income and profit attributable। तो हमें पता है जनाब हम क्या करते हैं, NCI की फिगर निकाल लेते हैं। यहां पर जनाब आपने एसोसिएट का निकाला 2500, अब आप देखें आपके जहन में कंफ्यूजन अगर आ रहा हो कि यहाँ पे हम 140 ले रहे हैं, ठीक, तो यहां पर हम देखें ये पोस्ट एक्विजिशन, इसमें कई साल हैं जब से एक्वायर किया, इसलिए 140 साल, और यहां पर 47.95 जो है ये इस एक साल का है, इस बिलोंग्स टू 1 ईयर, क्योंकि हम प्रॉफिट का वो बना रहे हैं। तो यहां पर एक्विजिशन से लेके अब तक, इसका मतलब ये जो 47.95 की फिगर है ये ऑलरेडी इसमें शामिल है, इट इज इंक्लूडेड इन दैट फिगर। अब इसमें एक एडजस्टमेंट रह गई और वो यूआरपी की है, क्योंकि डाउन द स्ट्रीम ट्रांजैक्शन थी बैलेंस शीट के लिए, तो वो बनती है 3.15, इट वाज द फिगर, इसको यहां से माइनस कर दें, सो दैट इज द फिगर ऑफ एसोसिएट टू बी रिपोर्टेड इन द एसओएफपी। तो इसका टोटल अगर हम कर लें तो ये बनता है जनाब कोई अपना 2643.85, 2643.85, तो ये जनाब हमारे पास आ गया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक हो गया, ये पार्ट बी था, यहां पर खत्म हो गया। अब हमें कैलकुलेशन करनी है वर्किंग कि कितना प्रॉफिट एनसीआई को जाता है, द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, ठीक हो गया जी। अब आप देखें, सबसे पहले आपको पैट चाहिए, व्हाट वी नीड इज द पैट। तो पैट कितना जनाब, प्रॉफिट एंड लॉस उसका गिवन नहीं है,
ठीक, देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस विच हैज बीन गिवन, तो हम क्या करेंगे जी, हम एसएल की सेल्स माइनस, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जैसे हमने एसोसिएट का कैलकुलेट किया बिल्कुल वैसे, 2050 माइनस 1150, दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज 520. इसके अलावा अदर इनकम्स हैं, दैट इज प्लस 180 एंड देन माइनस टैक्स, और टैक्स है जनाब 60 का, इट इज 60. अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास फिगर आ जाएगी जनाब कोई टोटल 500 मिलियन की, दैट इज 500 मिलियन. ठीक, अब आप देखें, अब आपने क्या क्या एडजस्टमेंट की सब्सिडरी की, जो कि सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को, जिसने ग्रुप के प्रॉफिट्स को अफेक्ट किया. ठीक, सबसे पहली एडजस्टमेंट ये है कि हमने देखा कि सब्सिडरी इज द सेलर. सब्सिडरी जो थी वो सेलर थी. ठीक, जब इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन हुई तो किसके प्रॉफिट्स ओवरस्टेटेड है इंडिविजुअली, तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कहते हैं ये सब्सिडरी है, तो इसका मतलब एनसीआई को इसमें शेयर होना चाहिए. सो द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन्वेंट्री, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन्वेंट्री, ठीक हो गया, कितने का, तो हम कहते हैं जनाब ये पीछे उधर हमने वर्किंग की हुई है, एंड दैट इज 18, तो प्रॉफिट माइनस करते हैं, 18 का प्रॉफिट माइनस. फिर क्या है जी, फिर हमने कहा जनाब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है इसकी रिवर्सल है, गेन है, रिवर्सल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, रिवर्सल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी कितने का जी, 40 प्लस कर दे इसमें. ठीक, देन अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर 30, ये भी है वर्किंग, सो अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज 30. अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर 30 माइनस कर दें इसमें से. ठीक हो गया जनाब, एंड दैट्स इट. अब आपके पास आ जाएगा जनाब एडजस्टेड. अब आप देखें हम ऐसा क्यों करते हैं, ये चीजें जो हमने की, चूंकि हमने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में ये तीनों एडजस्टमेंट पास की, और ये जो फिगर हम ले रहे हैं सब्सिडरी का पैट, ये हम सब्सिडरी की बुक्स में से ले रहे हैं जो कि एडजस्टेड नहीं है इन एडजस्टमेंट के लिए जो हमने ग्रुप लेवल पे किए हैं. तो ग्रुप लेवल पे ये एडजस्टमेंट करने से एनसीआई पेरेंट को भी इसका अफेक्ट जा रहा है, वन ऑफ द इक्विटी होल्डर, तो एनसीआई भी इक्विटी होल्डर है, इनको भी इसका अफेक्ट जाएगा. तो हम 500 माइनस 18 जमा 40 माइनस 30 कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 492. 492, इसको क्या कर दें, इसका ले लें जनाब इंटू 0.3 कर दें इसको, तो 492 इंटू 0.3 आ जाएगा 147.6. इसका मतलब है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई जो है जी, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई कितना बन जाता है जनाब, तो हम कहते हैं जनाब 147.6. 147.6 जो है दैट इज द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई. ठीक हो गया जनाब, तो यहां पर प्रॉफिट की स्प्लिट आ गई, यहां पर आ गया जी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई 147.6. लो जी, और टोटल प्रॉफिट कितना है ग्रुप का, ये है 1269.58, तो यहां पे लिखें जी 1269.58. तो मैंने आपको बताया था कि ये इसमें से इसको माइनस करें तो पेरेंट की फिगर जो है वो बैलेंसिंग आ जाएगी. 1269.58 माइनस 147.6, इट इज गोइंग टू बी 221.98. 221.98, दैट इज तो पेरेंट और एनसीआई. ठीक हो गया जनाब. अब आपके पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है, 137, दैट इज 137 1.58. अब आपने क्या करना है जनाब, अब हमने वंस अगेन कैलकुलेट करना है जी एनसीआई का कितना है, तो
बाकी कितना जनाब, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है जो एनसीआई का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल आ गया वो कितना जी 147.6। अब आपने जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फर्दर ली है वो क्या है, वो एक है जी 35 और एक 20% ऑफ 0.35। टोटल जिसमें आपको एनसीआई को शेयर देना है वो है 35 का 35, सब्सिडरी का जो रिवैल्यूएशन आई दैट इज 35, ठीक। इसके अलावा आप प्रॉफिट स्प्लिट ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा जनाब टोटल 147 एंड दैट इज 35 प्लस हो गया जी 35 इंटू 0.3, 35 इंटू 0.3 प्लस 7 इंटू हमारा शेयर बनता है इसके अंदर। ये टोटल जो हमारे पास है दैट इज 35 प्लस जो हमारे पास एसोसिएट का आया दैट इज 0.7, सो into that is 3, that is 0.3, ठीक हो गया जनाब, that is 0.3। सो एक्चुअली सब्सिडरी की रीवैल्यूएशन है 35, yes, and they own only the subsidiary, so 35 into 0.3, तो ये कितना बन गया जनाब 160 जमा 35 into 0.3, 35 into 0.3, so 10.5 plus 147.6, तो ये आ गया 158.1। ये हमारे पास क्या जी सब्सिडरी की रीवैल्यूएशन, और सब्सिडरी की रीवैल्यूएशन का आपने ले लिया जनाब 30%। अगर एसोसिएट जो है वो एक्चुअली आई वाज मिक्सिंग इट कि एसोसिएट जो है वो सब्सिडरी के अंडर है, एक्चुअली एसोसिएट डायरेक्ट पेरेंट के अंडर है, तो एनसीआई एसोसिएट को ओन नहीं करते। अगर एसोसिएट सब्सिडरी के अंडर होता तो उसका शेयर भी उन्हें मिल जाता, लेकिन क्योंकि एसोसिएट डायरेक्ट पेरेंट के अंडर है तो एनसीआई इसको शेयर नहीं करते। तो 35 इंटू 0.3 ले जनाब, कितना बन गया, तो ये बन गया हमारे पास फिगर, इट इज गोइंग टू बी 158.1, 158.1। इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये बन जाएगा 1213.48, ये दैट इज द बैलेंसिंग फिगर वंस अगेन। सो ये आ गया जी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट। अब देखें जनाब इस क्वेश्चन को जो मैंने दोबारा आज डिस्कस किया उसकी वजह ये है कि इसमें एक तो चीज के नेट प्रॉफिट की भी स्प्लिटिंग है और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव की भी स्प्लिटिंग है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते होते हैं कि यार ये स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, तो एक और अक्सर स्टूडेंट पेपर में करके नहीं आते, हालांकि इसके बड़े सादा से और इजी से नंबर होते हैं, इसकी स्प्लिटिंग जरूर कीजिएगा, नंबर 1। दूसरा इसमें एसोसिएट की पूरी वर्किंग है, बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर भी निकालने के लिए उसने पूछा हुआ है, वो भी हमने कर लिया। इसके अलावा प्रॉफिट शेयर ऑफ एसोसिएट फॉर द ईयर जो है वो भी उसने पूछा हुआ है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट भी यहां पर है, सिंगल लाइन डिस्क्लोजर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में एसोसिएट की जो वर्किंग है वो क्या है, वो P&L में भी सिंगल लाइन है, वन लाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट में भी ये सिंगल लाइन है। नॉन करंट एसेट में हम बैलेंस शीट में इसको इस वैल्यू पे शो करते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो ये इसकी दो वर्किंग है जो कि बड़ी सादा सी इजी सी होती है, इसके मार्क्स बड़े आराम से मिल जाते हैं, ठीक। और इसमें ये वर्किंग भी है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआर, और ये वो सारी वर्किंग है जिससे जनरली स्टूडेंट कंसोलिडेशन के अंदर बड़े अवॉइड कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं कि यार ये क्या वर्किंग है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली होके दोबारा से इसको देखें तो ये बड़ा अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कंसोलिडेटेड P&L आए और उसमें इतनी सारी कट्ठी कॉम्प्लिकेशंस वो डाल दे, तो दैट इज द बेस लाइन क्वेश्चन, वेरी नाइसली डिजाइंड क्वेश्चन। इसमें ऑलमोस्ट हर एरिया को एग्जामिनर जो है वो टच करता हुआ चलता है और हर चीज के ऊपर
स्टूडेंट को टेस्ट करता है कि ये इसको कैसे हैंडल करेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि दिस इज वन ऑफ द बेंचमार्क क्वेश्चन यू शुड हैव फॉर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको आप 1 2 3 दफा करें तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आपके कॉन्सेप्ट में अगर कोई फ्रिक्शन है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और चूंकि अब हम कर चुके हैं, ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट है ये 2 तरह से हो सकती है। इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एग्जामिनर का सोल्यूशन में उसने इसको 40 से रिवर्स कर दिया हुआ, ठीक, लेकिन इसको इस तरह भी लिया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल ये है कि जनाब कंटिंजेंट लायबिलिटी जब हमने एट एक्विजिशन मेजर की तो उसकी फेयर वैल्यू थी 60, ग्रुप ने तो 60 पे इसको ले लिया, बाद में इसकी फेयर वैल्यू चेंज होकर कितने की हो गई है, इट हैज बीन चेंज टू द 40। जो मुझे समझ आती है इस इंग्लिश की वो यही है कि लेटर ऑन जब इसको मेजर किया गया, अगर हम दोबारा पढ़ें, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 90 मिलियन एज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसएल, ठीक हो गया, तो वो तक तो डिस्क्लोजर था, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन ग्रुप ने चूंकि एक्विजिशन की तो IFRS 3 के मुताबिक ग्रुप ने इसको, पेरेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया 60 पे, तो हमने 60 से कर लिया। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन द लायबिलिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एसएल इन इट्स बुक्स एट ₹40 मिलियन, तो सब्सिडरी ने 40 मिलियन पे इसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक, इट्स 40 मिलियन, ठीक। अब हम कहते हैं जनाब कि ये 40 मिलियन जो है इसका 60 मिलियन हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, ठीक, तो ये 40 मिलियन जो सब्सिडरी ने रिकॉग्नाइज किया है ये रिकॉग्नाइज ग्रुप के लिए नहीं होना, ग्रुप ऑलरेडी इसको चार्ज कर चुका है, इसलिए हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक। लेकिन फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि ये ऐसे भी आ सकती है कि जब हमने, ग्रुप ने इसको, पेरेंट सब्सिडरी जो है इसने इसको रिकॉग्नाइज कर रखा था, ठीक, नहीं कर रखा था, और हमने इसको 60 पे किया, लेटर ऑन इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई और वो 40 हो गई, इट इज बीन चेंज टू 40, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रिवर्सल डालेंगे और 20 का रिवर्सल डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 40 का जो रिवर्सल है बिल्कुल ठीक है, चूंकि पेरेंट ऑलरेडी उसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है तो सब्सिडरी ने उसको दोबारा रिकॉग्नाइज किया, तो ग्रुप के लिए उसकी रिकॉग्निशन नहीं है, इसलिए हमने उसको रिवर्स कर दिया, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इट एट एक्विजिशन लेवल, दैट्स व्हाई हम इस 40 को रिवर्स कर रहे हैं। इसमें चेंज भी आ सकता है, एग्जामिनर इसको रीडिजाइन भी कर सकता है और इसमें 60 से 40 पे ले जाए तो रीमेजर करेगा तो फिर 20 का रिवर्सल आ जाएगा, ठीक। जैसे हम ये कहें कि ग्रुप ने इसको 60 किया, लेटर ऑन इसकी फेयर वैल्यू 40 हो गई है, सो इट्स अ रिवर्सल, ठीक। तो रिवर्सल जब आप करेंगे 60 से 40 तो पोस्ट एक्विजिशन में उसका इफेक्ट आएगा 20 का, तो ये भी हो सकता है, ऐसे भी एडजस्टमेंट पूछी जा सकती है, ठीक। सो दैट वाज द क्वेश्चन एंड इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पर 2 लेक्चर लगाए। आप लोग जो हैं इसको दोबारा से इकट्ठा देखें दोनों लेक्चर्स को और खुद से इसको 1 2 दफा ट्राई करें सॉल्व करने की, दैट इज वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन। इसमें अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो ये फिगर जो है ये सोल्यूशन में गलत है, 506, दैट इज यहाँ पे 506 आना है, सोल्यूशन में इस जगह गलत फिगर लिखी हुई है, तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना आपने कि सर ने यहाँ पे 506 लिखी है, उसने कोई और फिगर लिखी है, सो एक्चुअली वो वहाँ पर रॉन्गली रिटन फिगर है, ठीक हो गया जनाब। सो दैट वाज द क्वेश्चन, दैट इज ऑटम 2019, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी फिर दोबारा, तब तक के लिए जनाब इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।